हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अपने केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास का जो केमिस्ट्री होता है उसका 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लीज़ विजिट कीजिए और उसको देखिए। मैंने एक एक करके तीनों चैप्टर को कंप्लीट किया है और अच्छे से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के किया है ताकि आप उसे अच्छे से मेमोराइज कर सके, रटने की आवश्यकता ना हो और कन्फ्यूजन ना रहे। इस चीज़ को मैंने दूर करने के लिए हर संभव जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकता है वो मैंने अपने चैनल पे अवेलेबल कराया है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट में बताइए क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ रिएक्शन दीजिए, या तो सब्सक्राइब कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, तब तो मुझे पता चले कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो पहले वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे तक शेयर भी कीजिए। तो चलिए, ये तो हो गई अब देखिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट किया है। उसके बाद आज जो 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का वो हम लोग पढ़ने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसको हम लोग 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, 3-4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये 10th के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा कि सी में कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिस कारण से वो इतना सारा कंपाउंड बनाता है। फिर मैं बताऊंगा इंटर में, देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आज इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो आप वीडियो में पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए। इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर देखने में बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग होता है और इसी पे सारा कार्बन का खेल होता है। इसी कारण से कार्बन जो है इतना सारा कंपाउंड बनाता है। उसके बाद कार्बन में और पढ़ना है उसके बारे में, इसका वर्सटाइल नेचर होता है, मतलब वही, मतलब जो इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाता है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो एक तो कैटिनेशन हो जाता है, दूसरा वैलेंसी हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको सिंथेसिस किया था वूलर ने। उसके बाद पढ़ेंगे सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफली मैं चेन, ब्रांच एंड रिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसको फिर हम लोग और आगे देखेंगे। तो देखिए, ये तो था आज हमारे क्लास का ये एजेंडा है। इसको हम लोग एक एक करके इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए कार्बन जो है इसको यूनिवर्सल, कार्बन जो है इसको यूनिवर्सल एलिमेंट भी बोला जाता है। मतलब ये, अब बहुत सारा आसपास की चीज़ देखते होंगे, जैसे आप जिस पेपर पे लिखते हैं उसमें भी कार्बन होता है। कार्बन काले कलर का होता है। इसको अगर आपको समझना है तो ये कोई भी पेपर है उसको आप बर्न कीजिए, जला दीजिए, उसके बाद देखिएगा जो उसका रिमेनिंग बचेगा वो ब्लैक कलर का होता है, वही कार्बन है। वैसे ही हर कंपाउंड में, मतलब अभी तक कार्बन का मैं बता रहा हूँ 3 मिलियन से ज़्यादा, मोर देन 3 मिलियन, मोर देन 3 मिलियन जो कंपाउंड है उसका पता लगाया जा चुका है। मोर देन 3 मिलियन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इतना ज़्यादा है कि आप सोच सकते हैं कि मोर देन 3 मिलियन है, यानी इसका वर्सेटिलिटी कितना है, ये कितना यूनिवर्सल रूप से अवेलेबल होता है। हमारे शरीर में भी कार्बन पाया जाता है, हमारे हड्डी में भी कार्बन पाया जाता है, सब जगह पे कार्बन अवेलेबल है। आप जो खाते हैं ग्लूकोज के रूप में टूटता है वो भी तो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी कार्बन रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप कुछ मेडिसिन लेते होंगे या फिर आप जो सोप यूज करते हैं, हर चीज़ में कार्बन अवेलेबल है। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि कार्बन जो है हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो कंपाउंड बनाता है उसको यूनिवर्सल कंपाउंड बोला जाता है। मतलब चारों तरफ, इसको हिंदी में बोला जाता है सार्वभौमिक, दैट विच रेडियली अवेलेबल एनीवेयर, उसको बोला जाता है सार्वभौमिक, मतलब सभी जगह पे प्रेजेंट है। तो इतना ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है तो आखिर होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये तो अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद वही सब टॉपिक पे हम चलेंगे।
तो इस कारण से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसके हमारे जीवन में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हम जो वस्तु यूज करते हैं, जो सामान यूज करते हैं, जो गुड्स यूज करते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक होता है उसी को हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके बाद कोयला जलाया जाता था, अब तो खैर एलपीजी है। देखिए एलपीजी भी आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी तो कार्बन का क्या रहता है, मीथेन रहता है, ब्यूटेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के लिक्विफाई करके उसमें भरा जाता है आपके सिलेंडर में। अगर आप कार्बन के बारे में नहीं जानिएगा तो फिर उसको कैसे समझिएगा। तो इसलिए जानिए, कार्बन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला बात आ जाता है कि कार्बन इतना कंपाउंड बनाता क्यों है। अभी तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में। अब हम लोग बताएंगे कि कार्बन इतना सारा कंपाउंड बनाता क्यों है। देखिए जो बॉन्डिंग होता है कार्बन का, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह का बॉन्ड बनाता है। देखिए कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस तरह का होता है 2-4, मतलब इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दे तो 1s2 2s2 2p2। यानी देखिए जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी जो रहता है पार्टिसिपेट करता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करता है। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 4। तो देखिए कार्बन का कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल उठता है। देखिए आखिर मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ कि आखिर कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो रिएक्ट इसलिए कर रहा है कि देखिए जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, फिर लास्टली रेडॉन होता है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट होता है तो वो अपना जो निकटवर्ती यानी विसिनिटी, यानी अपने नज़दीक में जो एलिमेंट है उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। तो कार्बन से नज़दीक कौन है, नियॉन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 8 होता है, यानी इसका ऑक्टेट पूरा है। इसका क्या है, ऑक्टेट पूरा है। ये ऑक्टेट को पूरा कर चुका है। केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में ये सब कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ये सब कोई कंपाउंड नहीं बनाता है ये सब एलिमेंट। लेकिन कार्बन एक ऐसा कार्बन एलिमेंट है, ये भी चाहेगा कि अपना निकटवर्ती जो नोबल गैसेस हैं उसके जैसा अपना हम कॉन्फ़िगरेशन हम बना लें। तो उसको बनाने के लिए क्या कर सकता है, देखिए उसके बनाने के लिए क्या कर देगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन लूज़ कर दे तो क्या बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो बन जाएगा इस पर 4 माइनस बन जाएगा। इस तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और अगर 4 प्लस बना ले तो C+ हो जाएगा, C4+ बना ले तो देखिए ये भी स्टेबल नहीं हो पाएगा और ये भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों स्टेबल नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेबल नहीं हो पाएगा और फिर हम लोग क्या इसको नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए क्या करता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आप पूछिएगा कि ये दोनों स्टेबल आखिर है क्यों नहीं। तो देखिए कार्बन के एटम में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो 6 न्यूट्रॉन होगा, ये जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इतना जब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो इसका पहले ही से था और 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन को ये 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, काफ़ी अनस्टेबल होगा। उसी तरह से अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास है कितना, 2, 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा और 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, इसके पास 6 पहले से था। तो 6 और 4 10 हो गया पॉजिटिव चार्ज।
6 और 10 पॉजिटिव चार्ज को 2 निगेटिव, दो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, उसको भी ये स्टेबल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मतलब गेन, लूज और गेन बोलने का मतलब है जैसे NaCl में क्या होता है। और एक बात और यहाँ पे आ जाती है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बात और आती है, एक बात ये आता है कि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ये तो लूज़ नहीं कर सकता, ये तो गेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये गेन करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बात है तो उसके लिए हमको बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत हाई एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो उतना एनर्जी देंगे तो वो भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो यही 2 रीज़न है कि इसके जो न्यूक्लियस में जो रिमेनिंग प्रोटॉन है वो उसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ना तो ये लूज़ करता है ना तो गेन करता है। तो अब तीसरा रास्ता क्या निकल सकता है, ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर सीरीज़ में केमिकल बॉन्डिंग करके एक लेक्चर है, उसमें मैंने तीनों बॉन्ड के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, जो आपके 9th-10th के सिलेबस में जितना पढ़ना है। और उसके साथ मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि कौन से कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है। तो ये क्या था, ये था कि अब ये तो ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, तो क्या बनाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया तो दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे एक मैं सिंपल केस बताता हूँ मीथेन का। मीथेन जो है सबसे मतलब आसानी से बनने वाला कंपाउंड है, जो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। देखिए मीथेन कैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा, हीलियम के जैसा। कोई भी एलिमेंट है वो अपने निकटवर्ती के जैसा, हीलियम के जैसा ये बनाना चाहेगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए। ये भी एक एक्सेप्शन है कि सारे एलिमेंट है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन में हो जाता है। तो देखिए इस तरह का हो गया। ये तो हो गया हाइड्रोजन का बन गया। अब कार्बन भी तो बनेगा, वो भी क्या करेगा, सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो इस तरह से देखिए ये क्या हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फाइनली जो कंपाउंड बनेगा उसको दिखाते हैं CH4। इसको और अच्छे फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इसको स्केलेटन में दिखा दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये बन गया आपका मीथेन। ये है आपका मीथेन। तो इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। यही कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण ही ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता तो इतना स्टेबल होता, और ना गेन करता तो स्टेबल होता। तो इतना जो वर्सेटिलिटी है, जो इतना सारा कंपाउंड बनता है, वो नहीं बन पाता। तो इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये इतना सारा कंपाउंड बना रहा है। तो ये तो हो गया कि कैसे कार्बन जो है वो बॉन्डिंग कैसे बनाता है। तो आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्डिंग बनता है मैंने समझा दिया। अब देखिए ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद का टॉपिक है, देखिए एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए कार्बन क्या करता है कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रांग होता है। देखिए जैसे अब मीथेन है, तो मीथेन कहीं पे एग्जिस्ट करेगा तो अकेला मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें और बहुत सारा मिला हुआ रहता है। जैसे मीथेन है तो इस टाइप का रहेगा, ऐसे रहेगा। एक ये CH हो गया, एक ये CH हो गया और एक CH हो गया, ठीक है। एक और रहेगा CH एंड CH, एक और रहेगा CH, मतलब इनफाइनाइट नंबर बहुत सारे रहते हैं मॉलिक्यूल मिलके। तो देखिए ये जो इनके अंदर जो बॉन्डिंग बन रहा है, एक मॉलिक्यूल के जो अंदर बॉन्डिंग बन रहा है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। यानी ये जो बॉन्डिंग है इसको बोलेंगे क्या, इसको जो एक मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है इसको इंटर ये शब्द में मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में जो अंदर बन रहा है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल ये CH4 का है और एक मॉलिक्यूल ये क्या है और CH4 का है।
ये दोनों के बीच में जो एक अंदर अंदर बॉन्डिंग बनता है, जिस कारण एक मॉलिक्यूल में तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगा नहीं इस तरह से, और इसको डॉटेड दे दीजिए और सारा इस तरह से बनते रहता है। तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग बनता है इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो देखिए अब यहाँ से 3 बातें निकल के आती है, एक मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, एक बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, और एक इसका क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी से डिफाइन होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंटर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो ये सारे बॉन्ड बने हुए इनको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, इसको क्या बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। जब एक मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी, जैसे आप कोयले का छोटा सा टुकड़ा लीजिए तो उसमें कार्बन एक एटम थोड़ा ही रहता है, एक एटम नहीं रहता है, बहुत सारा एटम मिलके एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन का जो एक एटम है वो जो मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन से बनाएगा उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे धागा का बिनाई है तो एक धागा से थोड़ी है, कुछ परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ हॉरिजेंटल है, कुछ वर्टिकल, उसके पूरा मिल के बना हुआ पूरा एक सेट बनता है। उसी तरह से टी शर्ट बनता है। उसी तरह से क्या होता है, कंपाउंड जब बनता है तो एक मॉलिक्यूल नहीं रहता, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और फिर बॉन्ड जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में भी एक बॉन्डिंग होता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो इंटर मॉलिक्यूलर होता है वो तो स्ट्रांग होता है। ये देखिए अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो हो गया, इस कारण से क्या होता है कि जो ये कार्बनिक कंपाउंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत नहीं के बराबर होता ही नहीं। ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो आपको इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी भी बहुत कम होता है, ग्रेफाइट सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है। तो ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो ये जो हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं इंट्रा, मतलब एक ही में, इसको बोलते हैं इंट्रा। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेक्टिफिकेशन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया। और ये जो हो गया ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर, INTER, ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। यानी जो एक मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा उसको क्या बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल के जो अंदर बना उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बना उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग बना उसको इंटर मॉलिक्यूलर। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रहता है इस टाइप का, ये जो रहता है ये वीक रहता है। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज वीक। इस केस में जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रहेगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कार्बन कंपाउंड में, वो वीक रहता है। ये वीक रहने के क्या कारण, ये वीक होने के क्या क्या फिर इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्योंकि देखिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे देखिए इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करते तो क्या वो भाप में बदलता है, वेपर में बदलता है। तो होता क्या है कि जैसे अगर पानी का जैसे H2O है तो उसका क्या होता है, हम हीट देने के कारण क्या कर देते हैं, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं मॉलिक्यूल का, वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतना ज़्यादा हीट देना पड़ता है। तो जैसे कल मैंने पढ़ाया था आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उस केस में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड का जो क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्ट भी करता है मोल्टेन में भी और लिक्विड फेज में भी। तो यहाँ पे ये बात ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ कि ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है कार्बन के अंदर वो वीक होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रांग, इंटर मॉलिक्यूलर वीक। अब वीक होने के कारण ये सब तीनों प्रॉपर्टी जो है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वीक होता है।
ये देखिए, ये तो हो गया इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको एक दो बार आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा ताकि पूरे अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। कई बार एग्जाम में यही पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग, देन यू शुड राइट दिस आंसर। तो ये तो था इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, ये क्या क्या इस तरह से हम लोगों ने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये जो है वर्सटाइल नेचर ऑफ, देखिए अब इतना सारा कंपाउंड बनाता है तो उसका रीजन क्या होता है। सबसे पहले कैटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कैटिनेशन के बारे में। कंपेरिजन किससे करेंगे, कार्बन और सिलिकॉन, क्योंकि देखिए इसका 2 4 होता है, इसका क्या होता है 2 8 4 होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसमें भी 4 होता है, इसमें भी 4 होता है, तो ये उतना सारा कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, इतना सारा ये कंपाउंड क्यों बनाता है। तो एक रिलेटिवली पढ़िएगा तो फिर ठीक रहेगा, आपको कंपेरिजन करने में आसानी होगा। तो देखिए कार्बन, देखिए कैटिनेशन का मतलब होता है चेन, मतलब एक बड़ा चेन बना ले इस टाइप का। देखिए कार्बन है ना, इस टाइप का चेन बना सकता है, बहुत लंबा। इस टाइप का, ये 4 बॉन्ड इस टाइप का। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को बोला जाता है कैटिनेशन, मतलब ये चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी है इसी को बोला जाता है कैटिनेशन। अब इसमें देखिए अगर हाइड्रोजन जोड़ना है तो हाइड्रोजन जोड़ते जाइए, तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन जोड़ते जाइए। इसका एक चीज़ और होता है कि जैसे देखिए इसका वैलेंसी कितना है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, मोनोवैलेंट के भी साथ कर सकता है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन के साथ कर सकता है, डाईवैलेंट के साथ भी कर सकता है, डाईवैलेंट जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ट्राईवैलेंट के साथ भी कर सकता है जैसे नाइट्रोजन हो गया। और इस तरह से आप और देखिएगा, सल्फ़र के साथ कर लिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी करेगा, ये सब के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। जब कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ बना रहा है तो 4 आयोडीन जुड़ जाएगा, 4 आयोडीन। जब क्लोरीन के साथ कर रहा है तो 4 क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CCl4। इसी को डॉक्टर लोग बेहोश करने में यूज किया जाता है, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये देखिए हो गया आपका, ये किस तरह, देखिए ये सब इसका विशेष प्रॉपर्टी होने के कारण इतना सारा बॉन्डिंग बनाता है। तो सबसे पहले क्या था, कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स ये लंबा चेन बना सकता है। अब बात आती है, ठीक है ये तो लंबा चेन बना सकता है, सिलिकॉन क्यों नहीं बना सकता। सिलिकॉन भी बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन का क्या हो जाता है, देखिए कार्बन का 2 4, कार्बन का आप साइज देखिए, कार्बन का साइज क्या रहेगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद इसमें कितना ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। सिलिकॉन की जहाँ तक बात है तो देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट में अगर देखा जाए तो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो देखिए इसका जो साइज होता है इससे बड़ा होता है, साइज ऑफ कार्बन इज फार लेस देन साइज ऑफ सिलिकॉन। तो इसका साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है ना कि जब ये देखिए ये भी कैटिनेशन को शो करता है, लेकिन अप टू कितना करेगा, 7 to 8 एटम तक ही ये चेन बना सकता है। उसके बाद इसका चेन टूट जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ते जाता है उतना अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं कर पाता है, अट्रैक्शन से ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है, तो इसलिए सिलिकॉन नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, लेकिन इसका साइज कार्बन का छोटा होता है। यहाँ पे ये भी न्यूक्लियस है, तो ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। साइज छोटा बड़ा होने के कारण कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी को दिखाता है। सिलिकॉन अप टू 7 to 8 एटम तक कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसके बाद उसका जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाने का जो कैपेसिटी है वो स्पॉइल हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो ये तो था कैटिनेशन। अगर 2 नंबर में कैटिनेशन आए तो इस तरह का आप डायग्राम बना के समझा दीजिएगा, सिलिकॉन के साथ कंपेरिजन कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर में 2.5 नंबर मिलेगा, 0.5 नंबर बोनस मिल जाएगा। तो इस तरह से
ये क्या हो गया हमारा कैटिनेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। वैलेंसी भी मैंने कंपैरिजन करके बता ही दिया। इसका क्या था 2 4, इसका क्या था 2 4 2 8 4, तो ये भी वैलेंसी में मैंने बता दिया। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, वैलेंसी में कुछ और हो जाता है। जैसे मैंने क्या क्या बताया, कार्बन ऐसा है कि ये मोनोवैलेंट के साथ भी बना सकता है, डाईवैलेंट। मोनोवैलेंट बोले तो सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऐसा मोनोवैलेंट हो गया। डाईवैलेंट बोले तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। ट्राईवैलेंट बोले तो नाइट्रोजन हो गया। डाईवैलेंट और बोले तो कैल्शियम। डाईवैलेंट मैग्नीशियम। ट्राईवैलेंट बोले तो एल्युमिनियम। इस टाइप का जो है, तो ये सब के साथ रिएक्ट करके बना सकता है। इसमें सब के साथ बनाने का प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ इसका चेन बनाने का भी प्रॉपर्टी है। चेन भी बना लेता है और सब, ये मतलब इसको कह सकते हैं एक ऐसा आदमी जो हर जगह पर रह लेता हो, तो उसके लिए सर्वाइवल करना बहुत आसान होता हो, ठंडा में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी। लेकिन जो सिर्फ ठंडा में सर्वाइव करे, गर्मी में ले जाए तो मर जाए, तो ऐसा आदमी सब जगह सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो कार्बन को ऐसे समझिए, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सब के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। अभी तक 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड का खोज हो चुका है, डिस्कवरी हो चुका है। तो ये तो था कैटिनेशन एंड वैलेंसी के बारे में। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो भी मैंने अभी जितना पढ़ाया है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए एक चीज़ और आ जाता है कि, हाँ एक चीज़ और आता है इसका वर्सेटिलिटी में। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये चेन बनाता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग भी बना देता है। जैसे इस तरह से हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इस तरह से CH3 लग जाएगा, फिर इधर लग जाएगा CH2 लग जाएगा, यहाँ पर ये CH2 लगेगा, तब इसका वैलेंसी फुलफिल होगा। फिर C और फिर H, फिर H, फिर इस तरह से इसको फिर CH2 लिख दीजिए, फिर इधर C, फिर इसमें H, फिर इस तरह से CH3। मतलब ये देखिए क्या कर रहा है, ये क्रॉस लिंकिंग भी कर रहा है, मतलब ये इस टाइप का शेप भी बना ले रहा है। तो मतलब क्रॉस लिंकिंग भी होता है, रिंग भी बनाता है, रिंग भी बना लेता है। इसमें बहुत तरह का गुण है ये। अब देखिए रिंग कैसे बनाएगा। अब जैसे मैं साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो साइक्लोहेक्सेन का इस टाइप का होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 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 1 2 3 4 5 फाइनली CH2। इसको अगर और सिंप्लीफाई फॉर्म में, स्केलेटन फॉर्म में दिखा तो साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है इस टाइप का होता है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे सब इसका वैलेंसी पूरा हो रहा है। CH2 का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो कार्बन 4 वैलेंसी सब जगह पे बना रहा है, वैलेंसी हर जगह पूरा करेगा। तो एक प्रॉपर्टी और आ गया कि ये साइक्लिक भी बना सकता है, ये क्रॉस लिंकेज भी बना सकता है। चेन के बारे में तो मैं अभी इतना लंबा चौड़ा चेन बताया ही था, तो ये चेन भी बना सकता है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी है। इस कारण से ये क्या करता है, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, और अभी तक 3 मिलियन से ज़्यादा डिस्कवर हो चुका है। तो इतना आप अगर कार्बन के बारे में समझ जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट कहीं से भी डाउटफुल नहीं रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैटिनेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, रिंग हो गया, क्रॉस लिंकेज हो गया। तो ये तो था वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए। और पहले क्या एक मतलब सोच था कि जो कार्बन पाया जाता है वो नेचुरल फॉर्म में ही पाया जाता है। जैसे अभी भी देखिए जो कार्बन है एक तरह से क्या बोला जाए, जैसे कोयला ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो 1000 साल पहले जो मैटर था, पेड़ पौधा जो भी था, वो ज़मीन के नीचे दब गया, और ज़मीन के नीचे दबे रहने के कारण ही क्या करता है वो फिर कोयला का रूप ले लेता है, पेट्रोलियम का रूप ले लेता है। तो देखा गया कि पहले जितना भी कार्बन था सब लोग ये सोचते थे कि इसको नेचुरल ही ये बनता है, लेकिन सबसे पहले 1828 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूरिया का क्या किया, सिंथेसिस किया, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया। यूरिया का फॉर्मूला क्या, ये क्या बना था, अमोनियम साइनेट से क्या बनाया गया था, इसका अमोनियम साइनेट से इसको बनाया गया था, OCN। ये है अमोनियम साइनेट,
इससे यूरिया बनाया गया था। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है, CONH2 का होल 2 भी लिखा रहता है कई बार, CONH2 का होल 2। एग्जैक्ट फार्मूला यही है, ये फार्मूला में ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप इसी को याद रखिए और आसानी से याद रहेगा। अमोनियम साइनेट से ये बनता है। अमोनियम साइनेट से ये क्या बना था, अमोनियम साइनेट का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, NH4+ होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ये देखिए कार्बन हो गया, हाँ O हो गया, डबल बॉन्ड ये यहाँ से ऐसे रहेगा, इधर से डबल बॉन्ड O रहेगा, C रहेगा, और डबल बॉन्ड इस तरह से N प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस, इससे फिर ये रिएक्ट करता है, ये अमोनियम साइनेट बना देता है, उसके बाद ये बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये अमोनियम साइनेट से इसको बनाया गया था, क्या, यूरिया का। ये सबसे पहला इसको सिंथेसिस किया गया था, इसको किया था वूलर ने, वूलर ने सबसे पहले इसको सिंथेसिस किया था। तो ये तो सबसे पहला सिंथेसिस हुआ, तो सब लोग समझने लगे कि ये नेचुरली नहीं, मतलब आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यूरिया को वूलर ने सिंथेसिस किया था, किससे, अमोनियम साइनाइड से। तो इसको स्टार मार करके याद कर लीजिए कि सबसे पहला ऑर्गेनिक जो सिंथेटिक रूप से बना था वो क्या बना था, यूरिया। इसका क्या कहाँ पे यूज होता है, एग्रीकल्चर बनाने में भी होता है, और कई जगह पे और इससे एक्सप्लोसिव भी बनाया जाता है। हाल ही में एक विस्फोट हुआ था लेबनान में, जो विस्फोट हुआ था, लेबनान की जो राजधानी बेरूत है वहाँ पे जो विस्फोट हुआ था इसी के कारण हुआ था, अमोनिया के ही कारण माना जा रहा था कि इस विस्फोट हुआ था। बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनिया था, उसको किसी तरह से और एक थोड़ा सा रिएक्टिव मटेरियल से रिएक्ट करके विस्फोट किया था। तो मेन तो इसको किया जाता है एग्रीकल्चर यूज में। तो ये तो था कि सबसे पहले सिंथेसिस किया गया था। अब देखिए ये सब तो बात हो गया कि कार्बन कैसे कैसे करता है। सबसे पहला जो सिंथेसिस हुआ था वो यूरिया का हुआ था। अब देखिए क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा कुछ और मैं चीज़ बता देता हूँ कि जैसे देखिए कार्बन का मैंने क्या बताया था, एक तो बताया था कि ये सब चीज़ हो गया। इसके बाद कार्बन का एलोट्रॉप्स भी होता है, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स कार्बन का कौन कौन सा होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है। दूसरा क्या होता है, डायमंड होता है। तीसरा क्या होता है, BMF, बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस होता है। तो इसमें क्या रहता है कि एक कार्बन जो है, एक कार्बन है 3 और कार्बन से, एक कार्बन जो है ये कार्बन हो गया तो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और डायमंड में क्या रहता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसको मैं 3 से लिख रहा हूँ। इसमें जो एक कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एक कार्बन जो है उस तरह से 4, इसका मतलब 3 डायमेंशनल शेप बनता है। आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए ये जो ग्रेफाइट है यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि इसका लो डेंसिटी होता है, इसका हाई डेंसिटी होता है। ये सबसे कठोर यानी सबसे हार्ड मटेरियल है। आपके जितना भी मटेरियल होता है उसमें सबसे हार्ड डायमंड होता है, इससे कांच काटने का काम किया जाता है। अब BMF जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक फुटबॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा। इसमें कुछ ऐसे इस टाइप का, इसमें फिर ये हेक्सागोनल ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको आप जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, इस टाइप का ये ऐसे फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। आप लोगों ने जो फुटबॉल सब लोगों ने देखा ये उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर इसका रहता है। तो ये क्या हो गया, ये BMF का स्ट्रक्चर है, बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस। एक्चुअली में जो यूएस के एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो स्ट्रक्चर पे ही इसका नाम दिया गया था। एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, और जब इन्वेंशन हुआ तो कार्बन का जो दिखा अंदर का स्ट्रक्चर, वो जो आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर बनाए थे
वैसा ही था, तो उन्हीं के नाम पे फ्लोरेंस, शॉर्ट में इसको फ्लोरेंस भी बोला जाता है। तो BMF को शॉर्ट में फ्लोरेंस भी बोला जाता है। तीनों क्या होते हैं, ये तीनों क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। एलोट्रॉप्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है। एलोट्रॉप्स के बारे में फिर मैं एक बार बता देता हूँ। कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट रहने के कारण उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी का बात करें तो ये क्या होता है, जैसे ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हैं। ये सॉफ्ट होता है, इसका यूज क्या होता है, लेड पेंसिल में इसका यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन मतलब स्नेहन, इसको सॉलिड लुब्रिकेशन में जैसे कई जगह पे वायरिंग रहता है उसमें साफ्ट लगा हुआ रहता है, तो साफ्ट इसके साथ ऐसे घूमता है, तो फ्रिक्शन करने के लिए कई जगह पे जैसे अब वर्टिकल में रहेगा तो लिक्विड लुब्रिकेंट लगाएंगे तो वो नीचे ड्यू टू ग्रेविटी फॉल हो जाएगा। तो ग्रेफाइट क्या क्या यूज होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट, लेड पेंसिल, और ये बहुत सॉफ्ट होता है और इससे क्रूसिबल भी बनाते हैं। क्रूसिबल क्या होता है, कढ़ाई होता है जिसमें हाई टेम्परेचर के जो मेटल रहते हैं उसको मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारा क्यों, ये जो इसका जो फिजिकल अरेंजमेंट है इसी कारण से इतना सारा प्रॉपर्टी वेरी कर रहा है। वैसे ही डायमंड का देख लीजिए, वो बहुत चमकीला होता है, वो बहुत हार्ड होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण कुछ एलिमेंट और अदर फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। कार्बन के 3 मुख्य तरह से एलोट्रॉप होते हैं, चारकोल भी होता है, लेकिन कार्बन का कौन कौन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, BMF हो गया जिसको फ्लोरेंस भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद का जो टॉपिक है, अभी तो ये 3-4 लेक्चर चलने वाला है, उसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।